हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तुसो मोरिरी लेक को आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें तो जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है वहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे इंडिया के फर्स्ट नेशनल पार्क के रूप में सिचुएटेड है। प्रेजेंट टाइम में हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने इनका नेम चेंज करने का भी प्रपोजल रखा है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में जो इशू हुआ है हिजाब को लेकर के, उसी को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ओरली डिस्कशन हुआ, उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है। आप सभी को पता है कर्नाटका हाई कोर्ट की जो बेंच है वो इस इशू को डिस्कशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि जब तक हमारा कोई ऑर्डर पास नहीं होता तब तक आप जो भी अपने एक तरीके से, जैसे कुछ यहाँ पर इशू चल रहा था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो गर्ल्स आ रही थी वो हिजाब कवर कर रही थी या हेड स्कार्फ कवर कर रही थी, अपने हेड को हेड स्कार्फ कैरी कर रही थी। इसके साथ में जो कुछ अदर कम्युनिटी के जो लोग थे वो सेफ्रॉन कलर का सोल जो है वो कैरी कर रहे थे। तो उसको लेकर के कर्नाटका हाईकोर्ट बेंच ने ये बोला है कि जब तक हमारा ऑर्डर पास नहीं होता तब तक आप इसी तरीके के जो भी एड ऑन कर रहे हो आप यूनिफॉर्म में उसको आप कैरी नहीं कर पाओगे। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक ओरली डिस्कशन होता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला है कि जो भी पिटिशनर्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे जब भी हमें लगेगा ये कि एक अप्रोप्रिएट टाइम है। क्योंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया था, क्योंकि जो पिटिशन है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश की गई थी कर्नाटका स्टेट टू सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका हाई कोर्ट इसको डिस्कशन कर रहा है। अगर हमें लगेगा कि हमें इसको डिस्कशन करना चाहिए या फिर जिसके भी जो राइट्स हैं उनका वायलेशन अगर हमें लगेगा कि वायलेशन हो रहा है तो हम इसे इंटरवीन जरूर करेंगे। लेकिन अभी कर्नाटका हाई कोर्ट इसमें डिस्कशन कर रहा है तो कर्नाटका हाई कोर्ट को ही इसको डिस्कशन किया जाना चाहिए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखो अप्रोप्रिएट टाइम के टाइम में अप्रोप्रिएट टाइम हमें लगेगा कि अब जरूरी है इंटरवीन करना हमें चाहिए तो हम जरूर इसमें इंटरवीन करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो कंट्रोवर्सी है हिजाब बैन को लेकर के, अभी एक कर्नाटका का जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है उसके भी कुछ कॉलेजेस में इशू देखने को मिला है। इसको आप नेशनल लेवल पर इंक्रीज मत कीजिए। ये जो इशू है इसको इतना बड़ा, मतलब एक लार्ज तरीके से, लार्ज लेवल पर जो इस तरीके की जो थिंग्स हैं उनको स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखो, जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोला कि जब तक हमारा ऑर्डर पास होता है तब तक आप जो भी आप अपनी यूनिफॉर्म में ऐड ऑन कर रहे हो, जैसे हेड स्कार्फ हो गया, हिजाब हो गया, इनको आप कैरी नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ से उन्होंने अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी बोला है कि जो भी इस तरीके की एक्स्ट्रा थिंग्स आप कैरी कर रहे थे यूनिफॉर्म के अलावा, क्योंकि कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1983 का जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग तो ये बोला था ना कि जो हमारी यूनिफॉर्म है उसी को आपको कैरी करना है, जो एक्स्ट्रा पुट ऑन आप अपनी तरफ से कर रहे हो वो आपको नहीं करना है। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें ये बोला गया है कि ना सिर्फ उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी उनके रिचुअल्स हैं उनको बैन कर दिया है, बल्कि जो अदर कम्युनिटी जैसे कि सिख टर्बन कैरी करते हैं, वियर करते हैं, उनके ऊपर कंप्लीट सस्पेंशन लगा दिया। मतलब आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट जो है उसका कंप्लीट सस्पेंशन कर दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ कि आपको जो सीजीआई है हमारे एनवी रमन्ना, उनको बोला कि आपको इसको हियरिंग करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम ओरली जो है वो इसके ऊपर इंटरवीन करेंगे। अभी कर्नाटका डिस्कशन कर रहा है, जैसे ही वहाँ से कुछ ऑर्डर पास होता है और लगता है कि कुछ एंटी ऑर्डर पास हुआ है या फिर जो भी पिटिशनर्स हैं उनकी जो भी इशू है उनको सॉल्व नहीं किया गया है तो हम इस इशू को जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ज़रूरी बोली है कि इसको आप एक लार्ज लेवल पर इंक्रीज करने की या फिर इसको शो करने की कोशिश मत कीजिए।
यहाँ पर हिजाब की बात हुई है। ये आर्टिकल जो है वो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। यहाँ पर प्रीलिम्स में आर्टिकल 25 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे। और मेंस के लिए अगर हम बात करें तो ये जो भी है पेपर 1 जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी सोसाइटी का पार्ट आता है, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड रीजनलिज्म, इन पॉइंट से इसको आप रिलेट कर सकते हो। आप सभी को पता है इशू क्या है। इशू ये है कि कर्नाटका का जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये इशू देखने को मिला। अब आर्टिकल 25 के बेसिस पर वो बोलते हैं कि आर्टिकल 25 जो है वो रिलीजन में जो भी आपके रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने की आपको छूट देता है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोर्टलिटी, हेल्थ और अदर स्टेट इंटरेस्ट जो होते हैं इनके बेसिस पर आर्टिकल 25 पर भी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ये बोला गया कि अगर हम हिजाब कैरी करते हैं तो इससे पब्लिक ऑर्डर, सोसाइटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है आर्टिकल 1983 का। इसके अलावा कुछ केसेस के ऊपर भी उन्होंने बात रखी है, जैसे कि ये केरला हाईकोर्ट का एक रिजल्ट था जिसमें केरला हाईकोर्ट ने ये बोला था कि जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर आपकी जो पर्सनल जो भी आपके रिचुअल्स है उसको आप हावी नहीं कर सकते। मतलब जो एक इंस्टीट्यूशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो भी गाइडलाइंस है उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो इनको लेकर के कुछ ऐसे केसेज हैं, उनको लेकर के कल जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज था उसमें अच्छे से डिस्कशन इसको कर रखा है। तो उसकी जो पीडीएफ है उसका जो आपने आपको साथ में टेलीग्राम चैनल पर इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ शेयर कर रखी है, वहाँ पर आप एक्सप्लेन्ड पेज पर जाकर के इसको व्यू कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से कौन कौन से केसेस के बेसिस पर जो गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट, उन्होंने इस इशू को रखा है, वो केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से 1-2 केस जो है वो आपको नाम याद होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसेंशियल रिलीजियस जो प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है पहली बार मुस्लिम जो हिजाब उन्होंने कैरी किया है उसी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग कम्युनिटी जो है उनको इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन देखने को मिले हैं। जैसे कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आनंद मार्ग जो सेक्ट है उनका एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो तांडव डांस को, जो भी उनका तांडव डांस उस सेक्ट में किया जाता है उसको पब्लिक स्ट्रीट में एक तरीके से इसको रेगुलर करे, सिंस इट डिड नॉट कंस्टिट्यूट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द सेक्ट। क्योंकि ये बोला गया कि जो आपका सेक्ट है उसका एक रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में इसको आप नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें आंसर दिया था कि आप तांडव डांस को पब्लिक में नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका सेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है तांडव डांस। और इसी बात को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी यही बोला गया है कि आपका जो कुरान है, जो एक होली बुक है कुरान, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो गर्ल्स हैं, जो वीमेन हैं, उनको हिजाब कैरी करना होगा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एयरमैन, जो हमारी जो एयरफोर्स है उसमें पोस्ट पर, एयरमैन पोस्ट पर मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड एक पर्सन था इंडियन एयरफोर्स में, उनको बियर्ड रखने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि हम देखते हैं कि सिख कम्युनिटी में बियर्ड को रखा जाता है क्योंकि उनका जो रिलीजन है उसमें का एक इंटीग्रल पार्ट इसको माना जाता है। इसके अलावा 2015 में जैन रिलीजियस प्रैक्टिस संथारा को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया था कि आप देखो, इसमें ये इशू देखने को मिला था कि जो एक एज के बाद में जो भी ओल्ड एज में होते हैं वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं और एक तरीके से जो डेथ होती है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एक एज के बाद में अगर आप संथारा को गेन करते हो तो सही है, लेकिन अगर आप एक अर्ली एज में एज ए प्रैक्टिस करते हो तो ये गलत है। तो अलग अलग कस्टम को अलग अलग तरीके से अलग अलग कम्युनिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब कर्नाटका हाई कोर्ट इसमें क्या अपना आंसर देता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वहाँ देखिए, क्वेड ग्रुप को ये आर्टिकल है। क्वेड ग्रुप जो है आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में डिस्कशन चल रहा है। क्वेड ग्रुप जो मेंबर्स हैं, 4 मेंबर हैं, आप सभी को पता है। इसके मैप को अगर हम व्यू करें तो यहाँ देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया यूएसए और ये हो गया जापान। ये चारों
कंट्री जो है वो मेंबर है क्वाड ग्रुप के। अब यहाँ पर डिस्कशन हुआ इंडो पैसिफिक वाले एरिया को लेकर के कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके ऊपर फोकस किया जाए ताकि चाइना को हम काउंटर कर सकें, इंडो पैसिफिक को मोर ओपन बना सकें। इसके अलावा कल भी हमने देखा था कि जो यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी जो है ब्लिंकेन, मिस्टर ब्लिंकेन, उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि इंडो पैसिफिक रीजन जो ही है वो ही इस सेंचुरी का क्या भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगा, उसी को डिसाइड करेगा। अगर इंडो पैसिफिक वाले एरिया की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया को इंडो पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये जो एरिया है मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट से, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ तक का जो भी वाटर बॉडीज़ है उसको हम इंडो पैसिफिक के नाम से जानते हैं। मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंसी है यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ की हो गई, क्वाड ग्रुप इसमें आ गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो हाईली रिच है। इसके अलावा जो भी ट्रेड होता है उसमें बहुत ही मेजरली फोकस किया जाता है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर, इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। और आप सभी को पता है कि चाइना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्री है उनको अपने अंडर किया जा सके ताकि जो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसके ऊपर अपनी डोमिनेंस वो क्रिएट कर सके। यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रीलंका को उन्होंने एक तरीके से जो अपनी डेप्थ पॉलिसी है उसमें अपने अंडर कर लिया है। यहाँ पर अगर हम देखें ये जो एरिया है यहाँ पर ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और ये है जिबूती में भी उन्होंने अपना एक बेस बनाया है, मिलिट्री बेस, ताकि इस एरिया को अपने अंडर किया जा सके। यहाँ पर अदर जो स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं वहाँ पर भी वो अपने मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इस एरिया को बाई रोड और बाई वाटर कनेक्टिविटी देने की चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी डोमिनेंस को वो क्रिएट कर सके। और क्वाड ग्रुप इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि चाइना की डोमिनेंस को कम कर सके, उस एरिया को ओपन और फ्री बनाया जा सके ताकि सभी लोग जो हैं उसको ईजिली इसको यूज़ कर सके। आप सभी को पता है कि ये जो एरिया है वो साउथ चाइना सी के नाम से हम जानते हैं और यहाँ पर चाइना ने अपनी डोमिनेंस, यहाँ पर जो भी स्मॉल आइलैंड जो एरिया थे उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस, अपने आइलैंड एरिया उनको डिक्लेयर करके उनको एक तरीके से आर्टिफिशियली तरीके से उन एरिया को इंक्रीज कर लिया है और अपने एक मिलिट्री बेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा अपनी जो भी मिलिट्री शिप्स हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है और फिशरीज के नाम पर काउंटर करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर अदर कंट्रीज़ को। और फिलीपींस अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ जो है फिलीपींस से इंडिया के साथ में एग्रीमेंट भी किया है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के ताकि वो अपनी सिक्योरिटी जो है उसको सिक्योर कर सके। यहाँ पर अगर हम देखें तो ताइवान को लेकर के भी इशू है, तो चाइना चाहता है कि यहाँ पर कंप्लीट अपनी डोमिनेंस में क्रिएट करूँ ताकि ये एरिया जो है वो मेरे अंडर हो सके। और एक तरीके से ये बोला जाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जिसके हाथ में रहेगा, डोमिनेंस जो है ग्लोबली लेवल पर जो सुपर पावर जो है वो ही कंट्री लीड यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ है इन सारे पॉइंट्स को लेकर के। ये भी डिस्कशन हुआ है कि हम कोविड की जो वैक्सीन है उसको जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन को, उनको हम किस तरीके से डिलीवरी जो है वो करेंगे। इसके अलावा ये जो रीजन है उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा। इसके अदर पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, इसके अलावा पठानकोट अटैक जो देखने को मिला था, इन सभी के ऊपर मतलब एक तरीके से जो टेररिस्ट अटैक है उनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इन सभी में चाइना की क्या एक्शन है उन सभी के ऊपर भी यहाँ पर कोशिश की गई है कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए ताकि इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसको जो हमने कमिटमेंट किया है फ्री एंड ओपन करने का, ताकि चाइना का जो एक्शन है उनका इशू, उनकी जो इफेक्ट है वो इस एरिया में देखने को ना मिले। तो यहाँ पर हमने क्वाड ग्रुप और इंडो पैसिफिक दोनों टर्म्स के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको व्यू किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर IIP जो इंडेक्स है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो दिसंबर मंथ में 0.4% तक स्लो देखने को मिली, मतलब कुछ कम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो श्रिंकिंग है वो यहाँ पर देखने को मिला था। IIP
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारे इंडस्ट्री में कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसको लेकर के एक इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। इसको लेकर के अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें तो इसमें क्या किया जाता है कि इस साल आपका कितना प्रोडक्शन हुआ उसको कंपैरिजन किया जाता है, एक बेस ईयर इसका बना दिया जाता है, उस बेस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है और उसी के बेसिस पर ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर इसका प्रेजेंट टाइम में जो करंट बेस ईयर है वो 2011-12 है। इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आईआईपी इंडेक्स का बेस ईयर प्रेजेंट टाइम में क्या है। इसमें 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो 40.27% जो है वो इसका इतना पार्ट जो है वो 8 कोर इंडस्ट्री कवर करती है। अब हमारे यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है उसके नेम आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये नेम आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के है। वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर बिमल बनर्जी जो है, बिमन बनर्जी, उन्होंने बीजेपी लेजिस्लेटर की एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मुकुल रॉय की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के एक पिटीशन डाली थी। उन्होंने बोला कि जो मुकुल रॉय है उन्होंने तृणमूल कांग्रेस जो है, मतलब एक तरीके से पहले वो बीजेपी से पार्टी से बीजेपी की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद में वो वापस जो है एक 1 मंथ के बाद में ही, असेंबली इलेक्शन के 1 मंथ के बाद में ही दोबारा से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। मतलब एक तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर उनके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है शेड्यूल 10 में इसके बारे में बताया हुआ है और इसमें एक तरीके से जो पावर होती है, क्योंकि जो बीजेपी के जो एमपी, बीजेपी के जो लेजिस्लेटर हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो स्पीकर है वो इसमें अपना डिसीजन देंगे। स्पीकर ने ये बोला है कि आपने जो भी अपनी पिटिशनर डाली है उसमें क्वालिटी एंड वेट ऑफ द एविडेंस नहीं है, मतलब आपके जो भी आपने एविडेंस प्रेजेंट किए हैं वो क्वालिटी वाले और एक तरीके से क्लियर एविडेंस नहीं है। इसी के बेसिस पर आपकी जो भी ये जो पिटीशन है उसको रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हिसाब को लेकर की है। यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टेट में, मतलब अभी तो हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्कशन चला, यहाँ पर स्टेट के बारे में बताया गया है कि स्टेट में बोला गया है कि आप जो भी सैफरन सोल जो हिसाब हैं उनको क्लास में अभी कैरी मत कीजिए, हमारे ऑर्डर आने का वेट कीजिए। इसके अलावा जो भी स्कूल, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन सभी को ओपन करने के लिए भी कोर्ट ने यहाँ पर बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है आपने कल भी हमने डिस्कस किया था कि यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने बोला कि अगर आप अपना वोट अच्छे से कास्ट नहीं करोगे तो आप एक तरीके से जो यूपी स्टेट है उसको ले जाओगे हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है, इसके अलावा केरला स्टेट से और वेस्ट बंगाल स्टेट से उन्होंने कंपैरिजन किया कि उस कंडीशन में आप यूपी स्टेट को ले जाओगे। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो अदर स्टेट जो हैं जिनका नेम लिया गया था उनके रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो यूटी है वो यूपी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि कश्मीर जो है, कश्मीर की तरफ से उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर लेस पॉवर्टी है, जो भी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस है यहाँ का। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी यूपी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं। अगर हम बात करें केरला की तो वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यूपी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का वहाँ पर है। दूसरा अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है वो भी यूपी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हाईली परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि यूपी सीएम ने जो भी रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए कोशिश की है ताकि इलेक्शन में उनको एक तरीके से प्रॉफिट मिल सके। इससे क्या होता है कि आप स्टेट से कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी जो स्टेट की जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर अप करना है, तभी जाकर के आपको दूसरे स्टेट से जो है वो कंपैरिजन करना चाहिए। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो ये बेटर परफॉर्मेंस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यूपी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और जो अदर स्टेट है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं।
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि 82 एयरवेज जो हैं उनको, मतलब 82 नेशन से जो भी पैसेंजर यहाँ पर आएंगे उनको अब जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको क्वारंटीन जैसा जो इशू है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आर्टिकल है साइबर अटैक्स को लेकर के। इस आर्टिकल में जो राइटर है उन्होंने ये बोला है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब कोई बड़ा साइबर अटैक होगा तभी जाकर के हम हमारे यहाँ पर जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको एक तरीके से, या जो भी हमारे बेसिक फीचर्स हैं उनको अवेल करेंगे। ओके, हमें वेट नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही हमें जो है साइबर थ्रेट को काउंटर करने के लिए अपने यहाँ पर जो भी बिग बैंग साइबर अटैक का वेट ना करके हमारे जो नेशन है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, उनको साइबर अटैक्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, आप सभी को पता है हरियाणा में जॉब कोटा को लेकर के इशू चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस इशू को डिस्कशन किया गया है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया कि 75% जो आप जॉब रिजर्वेशन दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, उसको लेकर के स्टे उन्होंने रख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अदर स्टेट में जो इशू चल रहा है उसको आप रेफ़र कीजिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी सेम इसी तरीके के इशू चल रहे हैं। वहाँ पर भी कि जो जॉब रिजर्वेशन, रेजिडेंस बेसिस पर जो जॉब रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको लेकर के इशू है, तो उसको आप यहाँ पर रेफ़र कीजिए, तभी जाकर के इसमें पता चल पाएगा कि क्या इशू है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है चार धाम प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था कि चार धाम प्रोजेक्ट मतलब उत्तराखंड वाले एरिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी हमारी रोड है उसको और ज़्यादा वाइडन किया जाए। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया, सिक्योरिटी कंसर्न के बेसिस पर गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि आप जो हमारी रोड्स हैं उनको वाइडन कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह से नुकसान होगा हिमालय एरिया को। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था जिसके रवि चोपड़ा हेड थे। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमेटी, और इसमें उन्होंने कोशिश की थी कि आप ओवरव्यू कीजिए, ओवरसी कीजिए कि जो भी चार धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। तो रवि चोपड़ा जो इसके हेड थे उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है, क्विट कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो हिमालय है उसको आप एक तरीके से प्रदूषित कर रहे हो, उसको दूषित कर रहे हो। जिस तरीके से आप सभी को पता है एक तरीके से यंग फोल्ड माउंटेन है, वो ढंग से एस्टेब्लिश भी नहीं हुए हैं, उसके बाद उससे पहले ही आप उसमें इतने सारे प्रोजेक्ट आपने वहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। और आप सभी देखते हो कि इस बार यूपीएससी मेंस का जो फर्स्ट पेपर हुआ जीएस पेपर का, उसमें पूछा भी गया था कि इस टाइम जो लैंडस्लाइड के जो इशू हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर लैंडस्लाइड इशू काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमने जो चामोली इशू देखा था कि वहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत सारे जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और जो भी हमारे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो भी एक तरीके से डिक्रीज स्टेज में चले गए थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर बीजेपी एमपी ने ये बोला है कि 2 चाइल्ड नॉर्मलाइजेशन, मतलब हमें एक ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, हमारी कंट्री में ये ऑर्डर पास किए जाने चाहिए जिस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। तो हमें 2 चाइल्ड की जो पॉलिसी है उसको अपनाने की, उसको एक एज ए लॉ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ होने से रोक सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो ईजीली सभी को ईजीली गेन हो सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें फर्स्ट जो आर्टिकल है, देखो क्वेड ग्रुप की डिस्कशन के समय में आप सभी को पता है क्वेड ग्रुप में 4 मेंबर हैं, 4 कंट्रीज मेंबर हैं। तो इसमें इंडिया और यूएस को लेकर के कि किस तरीके से डिस्कशन हुआ, तो इसमें पहली बार ये बोला गया कि यूएस जो है वो इंडिया के राइज के लिए रीजनल लीडरशिप में इंडिया को जो सपोर्ट रेगुलर करता आ रहा है वो आगे भी करता रहेगा। यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसको अनाउंस किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और एक फोकस किया है अपने डॉक्यूमेंट्स में कि हम चाइना की जो असर्टिवनेस जो है, द पेंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन सभी के ऊपर, ये जो भी चैलेंजेस हैं इस रीजन में उन सभी के ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखो एक सेकेंड,
इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर को लेकर के ये इशू है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जिसको बॉर्डर ऑफ BSF जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, यहाँ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, वो इसको सिक्योर करने का काम करती है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर हम कुछ टाइम से देखें, पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो 133 ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के सहारे हमें देखने को मिले हैं। मतलब हमारा जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर ड्रोन की सहायता से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। पंजाब की जो बॉर्डर है वो है पाकिस्तान के साथ में 553 किलोमीटर। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स जो है उसको पंजाब गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है कि ड्रोन जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर कितने ज़्यादा व्यू होने लग गए हैं। बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ ड्रोन्स के सहारे की जा रही हैं। बहुत सारी जो इलीगल ड्रग्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र करने का इसका काम किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो भी हमारी पुलिस ट्रेनिंग जो है उसमें मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए। इसके अलावा और भी अदर इशूज जो हैं कि हमें टेक्नोलॉजी बेसिस जो है वो हमारी पुलिस को इस तरीके से, जो उनका मिक्सचर है, कोऑपरेशन जो है वो इस तरीके से करना चाहिए कि जो पुलिस है उसमें रिफॉर्म्स जब किए जाएं तो टेक्नोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। और टेक्नोलॉजी बेसिस पर जब ये इस तरीके के चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट होंगे, तो आने वाले टाइम में ये जो इशू हैं, जो भी इलिसिट यूज़ ऑफ ड्रोन्स किया जाता है, उनको हम इजीली डील कर पाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। जल्द ही हमारे बीच में जो डील है वो साइन होने वाली है। हमारे जो रिलेशंस है बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर हम ये देखें कि फूड इंडस्ट्री के बेसिस पर या फिर अदर सेक्टर के ऊपर हम देखें तो हमारे दोनों के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट होगा आने वाले 30 डेज़ में हम इस डॉक्यूमेंट को एक तरीके से साइन करेंगे और फाइनल इंटरिम डॉक्यूमेंट होगा। ये जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों कंट्री के लिए विन विन डॉक्यूमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री को काउंटर करने के लिए यहाँ पर कुछ कोशिश की गई है। दोनों कंट्री जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए यहाँ काम करेंगी और बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर साइन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें ये बोला गया है, एक पिटीशन डाली गई हैबियस कॉर्पस, और इसमें बोला गया कि हमें हैबियस कॉर्पस, आप सभी को पता है हैबियस कॉर्पस होती क्या है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए कुछ रिट लगाई जाती हैं और उस रिट में एक इम्पोर्टेंट रिट है हैबियस कॉर्पस। मतलब किसी पर्सन को अगर गिरफ्तार कर रखा है, अरेस्ट कर रखा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है कि उस पर्सन को हमारे यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए, और यही होती है हैबियस कॉर्पस। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो आर्टिकल 32 जो है वो एक तरीके से खुद फंडामेंटल राइट है। मतलब फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना भी एक फंडामेंटल राइट के रूप में इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 11 पर, फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ये रसिया और यूक्रेन को इशू को लेकर के है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी अमेरिकन्स हैं यूक्रेन में उनको अर्ज किया है कि आप यूक्रेन को छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में यूक्रेन और रशिया में इशू देखने को मिले। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आप सभी को पता है कि जैसे ही अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने पावर को एनक्रोच किया, एक तरीके से पावर रीच किया, तो यहाँ पर जो भी उनकी मनी थी, जो भी उनके फंड थे, उनको सीज कर दिया गया था यूएस के द्वारा। अब यूएस क्या करेगा कि जो भी अफगान के फ्रोजन एसेट्स हैं उनको 9/11 जो अटैक हुआ था उसमें जो भी विक्टिम्स थे, उनकी फैमिली को जो भी नुकसान हुआ था, उनको रिलीफ देने का काम किया जाएगा उन एसेट्स के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उन्होंने उनकी जो, यहाँ देखिए एक सेकेंड, 43 एनिवर्सरी ऑफ ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो है उसको एक तरीके से उसमें उन्होंने स्पीच दिया।
यहाँ पर डिस्कशन उनसे पूछा गया कि जो वियना टॉक्स जो चल रही है उसमें आपका किस तरीके से आपको लगता है कि उसके ऊपर क्या डिस्कशन होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो ईरानियन प्रेसिडेंट ने बोला कि हम वियना न्यूक्लियर टॉक्स जो है उसके बारे में ज़्यादा कुछ ऐसे कंसर्न क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकलेंगे उसी के ऊपर अपने आप को फोकस करना है। अगर वियना टॉक्स में हर पॉइंट्स के बेसिस पर एक तरीके से ईरान को ज़्यादा काउंटर करने की कोशिश की जाती है, तो इन पॉइंट्स से ये निकल करके आता है कि हो सकता है कि ईरान जो है वो वियना टॉक्स को मानने से भी इनकार कर दे। आप सभी को पता है 2015 में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था उसको दोबारा से रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर कुछ कंट्री जो है वो अपनी तरफ से इंटरवीन भी कर रही हैं कि ताकि जो इशू है वो सॉल्व हो सके और ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शंस हैं उनको दोबारा से हटाया जा सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। द हिंदू की काफ़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।